नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने समाजवाद के विचारकों के द्वारा विभिन्न परिभाषाएं, उनका अर्थ, उन्होंने समाजवाद के बारे में जो प्रमुख बिंदु बताए हैं उसके ऊपर चर्चा करी और उसके प्रमुख सभी विचारकों का अध्ययन करने के बाद में इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं समाजवाद की, आज हम उसको अपना अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाएंगे। सर्वप्रथम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जिक्र किया जा सकता है, जिसमें समाजवाद के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को आधार बनाकर इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है, समाजवाद वह नीति या सिद्धांत है जिसका उद्देश्य एक केंद्रीय लोकतांत्रिक सत्ता के क्रिया द्वारा वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था की अपेक्षा संपत्ति का श्रेष्ठतर वितरण तथा उसके उचित अधीनता में संपत्ति का श्रेष्ठतर उत्पादन संरक्षित करना है। समाजवाद की सभी शाखाओं में पूंजीवादी व्यवस्था के निजी स्वामित्व के सिद्धांत का विरोध किया गया है, क्योंकि इस प्रवृत्ति के कारण ही समाज धनिकों व निर्धनों में विभाजित हो जाता है। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर पीगू ने इसको परिभाषित किया है, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व को ही पूंजीवाद और सार्वजनिक स्वामित्व को समाजवाद कहा जाता है। लगभग इसी तरह के विचार को व्यक्त करते हुए प्रोफेसर बर्ट्रेड रसेल ने कहा है, यदि हम समाजवाद की भूमि व संपत्ति के सार्वजनिक स्वामित्व के रूप में व्याख्या कर सकें तो हम समाजवाद की मूल भावना के नज़दीक पहुंच जाते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। निजी स्वामित्व का सीधा अर्थ है निजी लाभ, प्राइवेट प्रॉफिट। इस स्थिति में वास्तविक लाभ केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिनके पास उत्पादन के साधन हैं। समाजवाद सार्वजनिक हित की बात कहता है और इसके लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक होता है। अलेक्जेंडर ग्रे के अनुसार समाजवाद संक्षेप में संपत्ति के निजी स्वामित्व के अधिकाधिक उन्मूलन की मांग करता है और चाहता है कि इस प्रकार से हस्तांतरित संपत्ति का उपभोग व उसका परिचालन एक संपूर्ण के रूप में समाज में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार रैमसे मैकडॉनल्ड का भी ये मानना है कि साधारण शब्दों में समाजवाद की इससे बेहतर परिभाषा नहीं दी जा सकती कि इसका लक्ष्य समाज की भौतिक आर्थिक शक्तियों का मानवीय शक्तियों द्वारा संगठन व नियंत्रण करना। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। प्रोफेसर GTH कॉल के अनुसार समाजवाद में 4 परस्पर संबद्ध चीज़ें हैं। नंबर 1, एक मानवीय साहचर्य, ह्यूमन फेलोशिप, जो वर्ग भेद को अस्वीकृत तथा बहिष्कृत करता है। नंबर 2, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें कोई भी व्यक्ति इतना अधिक धनवान या गरीब नहीं होगा कि वह अपने पड़ोसी के साथ समान शर्तों पर संबंध बनाने में असमर्थ हो जाए। नंबर 3, उत्पादन के समस्त महत्वपूर्ण साधनों का सामूहिक स्वामित्व व उपभोग। नंबर 4, प्रत्येक नागरिक पर बाध्यकारी उत्तरदायित्व की वे अपनी क्षमता अनुसार एक दूसरे की सेवा करें। सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद प्रोफेसर CEM जोड़ के अनुसार प्रत्येक समाजवादी निम्नलिखित 3 कार्यक्रमों को सामान्यतः स्वीकार करता है। नंबर 1, उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व का उन्मूलन और इस उद्देश्य हेतु महत्वपूर्ण उद्योगों व सेवाओं को सार्वजनिक स्वामित्व व नियंत्रण के अधीन लाना। नंबर 2, उद्योगों का संचालन व्यक्तियों के
लाभों के लिए न किया जा करके समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। इसलिए उत्पादन की सीमा का व स्वरूप का निर्धारण लाभ की पूर्ण धारणा के बजाय समाज की आवश्यकताओं की दृष्टि से करना। और नंबर 3, व्यक्तिगत लाभ के उत्प्रेरक को सामाजिक सेवा की भावना से, जो कि वर्तमान उद्योगों के पूंजीकरण द्वारा खंडित हो चुकी है, स्थापना करना। इस प्रकार बेटा इन सभी परिभाषाओं को यदि हम ध्यान में रखें तो ये निष्कर्ष निकलता है कि समाजवाद संपत्ति के निजी स्वामित्व के अधिकाधिक उन्मूलन की मांग करता है और चाहता है कि इस प्रकार की जो हस्तांतरित संपत्ति का उपभोग किया जाए उसमें समाज द्वारा व्यक्तियों को लाभ मिले। और इसी को GDH कॉल ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि एक मानवीय साहचर्य जो वर्ग भेद को अस्वीकृत और बहिष्कृत करता है, यानी कि मानव मानव को अपना माने, उसके साथ कोऑर्डिनेशन रखे और सारी चीज़ों को वर्ग जाति धर्म को अलग करके इसको स्वीकार करे। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति इतना अधिक धनवान या गरीब नहीं हो कि वह अपने पड़ोसी के साथ समान शर्तों पर संबंध रखने में असमर्थ हो जाए। तो जहाँ संबंधों की बात होती है स्टूडेंट, तो यह एक आवश्यक आयाम है कि समाज में सभी व्यक्ति एक समान हैं। ईश्वर ने सभी को समान स्वरूप प्रदान किया है। तो फिर हम पूंजीवादी वर्ग को और धनिक और निर्धन वर्ग को अलग अलग करते हैं और जिससे एक क्राइसिस समाज में आता है और प्रत्येक नागरिक एक बाध्यकारी रूप में अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है, जबकि वह अगर हम उसे मानवीय स्तर पर अभिप्रेरित करके कार्य कराएं तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। इसके बाद बेटा भारत में समाजवादी चिंतन के अनेक स्वरूप रहे जिसका विशेष उल्लेख पहले ही कर चुके हैं हम। अब हम समाजवाद के प्रमुख तत्वों के ऊपर अपना विचार करेंगे और इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। समाजवादी विचारधारा की विविध विचारधाराओं की अपनी कुछ विशिष्ट मान्यताएं हैं जो उन्हें एक दूसरे से पृथक पहचान प्रदान करती हैं। इन विभिन्न शाखाओं में साम्यवाद यानी कि मार्क्सवाद, अराजकतावाद, राज्य समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, श्रमिक समाजवाद, श्रमिक संघवाद, फैबियनवाद, रूसी समाजवाद यानी मार्क्स और लेनिनवाद, चीनी समाजवाद जिसे हम माओवाद से जानते हैं कि मतभेद के अनेक बिंदु हैं, तथापि कुछ मुख्य विवाद 3 संदर्भों में है। राज्य की भूमिका नंबर 1, नंबर 2 पूंजीवाद के उन्मूलन का साधन और नंबर 3 धर्म की भूमिका। तो स्टूडेंट्स आज हम समाजवाद के जो प्रमुख तत्व हैं उसमें मार्क्सवाद, अराजकतावाद और श्रमिक संघवाद के समर्थक राज्य, पूंजीवाद का व धर्म का अंत करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मान्यता अनुसार इन संस्थाओं का विनाश केवल क्रांति द्वारा ही संभव है जो स्वाभाविक रूप से हिंसक होगी। अतः इन विचारधाराओं को क्रांतिकारी समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। दूसरी ओर भारत के समाजवादियों सहित श्रेणी समाजवाद, फैबियनवाद और राज्य समाजवाद शोषण का अंत तो करना चाहता है लेकिन शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से, इसलिए उन्हें लोकतांत्रिक या विकासवादी समाजवाद का नाम दिया जाता है। नंबर 3 लोकतांत्रिक या विकासवादी समाजवाद जब सामान्य रूप से समाजवाद के तत्व या मान्यताओं का प्रसंग आता है तब केवल उन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है जो समाजवाद की अधिकांश शाखाओं में साधारणतः उपस्थित है।
तो इस तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समाजवाद की कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं जिसे हम अगले व्याख्यान में आपके साथ शेयर करेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही।